एक गांव में एक जादूगर औरत रहती थी। वह रोज गांव के बाहर एक गुफा के अंदर जाती थी और वहां अपने चुड़ैलों की देवी ईष्ट देवी की साधना करती थी। ओम विरीम विरीम तिरीम तिरीम सोआहा। ओम चमुंडाय नमः। हे चुड़ैलों की देवी, मुझे शक्ति प्रदान करो। क्या तुम मेरी परीक्षा लेनी चाहती हो तो ये लो, मैं अपनी सर तुम्हें काट कर दे रही हूँ, जैसे रावण ने दिया था। चामुंडाए प्रसन्न हुई। जाओ, मैं तुम्हें काली दुनिया का बादशाह बनाती हूँ। इस तरह से नैना काली शक्तियों का बादशाह बन जाती है और अपने घर जाने लगती है। उसी गांव में भोलाराम नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक दिन भोलाराम अपने खेत में मेहनत करने के बाद घर जाता है तो अपनी पत्नी को उदास देखता है, तो वह अपने पत्नी से पूछता है, अरे भगवान, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं जी, हमारा पुत्र मुन्ना अभी तक घर नहीं आया। सूरज भी ढलने को है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम भी ना, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अभी बच्चा है ना, इसलिए कहीं खेल रहा होगा। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में नहीं खेलेगा तो क्या हमारी उम्र में खेलेगा? अच्छा, अब चलो, आपका मनपसंद खाना बनाई हूँ, वह भी घी डालकर। क्या तुम सेवई बनाई हो? अरे वाह, मजा आ जाएगा। मुझे सेवई बहुत पसंद है। लेकिन मुन्ना अभी घर पर नहीं है ना? जब वह आएगा तो हम एक साथ मिलकर खा लेंगे। रात होकर सुबह हो गया, लेकिन भोलाराम का बेटा नहीं आया। सुबह जब भोलाराम उठा तो वह घबरा गया और अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते अपने दोस्त सोहन के पास गया और पूछा, अरे सोहन भाई, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? कल से ही गायब है, अभी तक घर नहीं आया। क्या तुम्हारा बेटा गायब है? मेरी पत्नी भी कल से गायब है। मुझे लगता है कि गांव में कुछ गड़बड़ है। हमें इसका पता लगाना होगा। इधर जादूगर नैना गांव के 2 लोगों को अपने जादू से गायब करके गुफा के अंदर बांध कर रखी थी। हमें कहाँ लाई हो? तुम इंसान नहीं डायन हो। गांव के लोग तुझे अच्छा समझते हैं, लेकिन तू औरत के नाम पर एक कलंक है। जाने दे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आने वाली अमावस्या के काली रात को मैं तुम लोगों को अपने ईष्ट देवी चामुंडाई को बलि चढ़ाऊंगी। इससे मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जादूगर नैना अपने घर चली जाती है। उसका पति बिहारी इस बात से हमेशा परेशान रहता था कि उसकी पत्नी बिना बताए कहीं कहीं चली जाती है। बिहारी का शादी हुए 10 साल गुजर रहे थे, लेकिन अभी तक उसे एक भी संतान नहीं हुआ था। इस बात को लेकर उसकी सास नैना को हमेशा ताना मारती थी। अरे आ गई कलमुही, दिन भर न जाने कहाँ गांव और गली में घूमती रहती है। इस बात से नैना हमेशा परेशान रहती थी। वह हमेशा सोचती थी कि हमें संतान क्यों नहीं हो रहे हैं। उसने सुना था कि गांव के बाहर एक कुटिया में एक बाबा रहते हैं। वह लोगों का भाग्य भविष्य बताते हैं। अगले ही दिन नैना बाबा के पास जाती है। पुत्रवती भव बच्चा, पुत्रवती भव। बाबा, आपको कैसे पता कि मैं संतान के लिए आई हूँ? मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ। लेकिन तुम्हारे भाग्य में तो संतान सुखी नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक बहुत बुरे काम की है, लोगों को दुख पहुंचाया है। जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा, कोई तो उपाय बताइए। मेरी सास मुझे रोज ताना मारती है। एक उपाय है। आने वाले छठ पर्व को तुम छठ व्रत रखो। हो सकता है छठी मैया की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। और इस बात का खास ध्यान रखना, आगे से सभी गलत काम त्याग देना। यह मानवता के लिए ठीक नहीं है और तुमने जिन लोगों को गुफा के अंदर बलि देने के लिए रखी है, उन्हें आजाद कर दो। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। नैना खुशी खुशी घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, जाइए, बाजार से छठ पूजा का सारा सामान लेकर आइए। अगले दिन छठ पर्व मनाने के लिए गांव के सभी लोग छठ घाट पर पहुंचते हैं। सभी लोगों ने छठ पूजा धूमधाम से मनाए। सुबह जब जादू का नैना अर्घ देने के लिए पानी में उतरी, तभी छठी मैया प्रकट हुई और नैना से कहने लगी, नैना, तुम गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर आ गई। यह देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह नजारा गांव वाले देखते रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह चुड़ैल की कहानी सुनती या परी की। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ, मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। लेकिन बेटा, दोनों की कहानी एक साथ कैसे सुना सकती हूँ? मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाओ।
रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाता है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और पड़ी थी उसकी कहानी सुनना है। तुमको उसके बारे में कैसे पता चला? माँ, मेरी सहेली ने मुझे बताया था। मैं तुमको वह कहानी नहीं सुना सकती। लेकिन क्यों माँ? अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएगी, इसलिए मैं वह कहानी नहीं सुना सकती। ऐसे कैसे दोनों एक साथ में आ जाएगी? वह दोनों तो अलग अलग है ना माँ। अलग होने के बाद भी वह दोनों साथ में आ जाएगी। आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती, इसलिए आप बहाने बना रही हो। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। नहीं रानी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो। अगर वह दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वह वापस नहीं जाएगी। ऐसा क्यों माँ? अगर वह आएगी तो वापस भी जाना होगा। रानी, मैं एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जीत करती है लेकिन माँ नहीं मानती और रानी को डांट कर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन से कहती हैं, मुनमुन, मेरी माँ ने मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो मुनमुन रानी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा है अगर उनकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वह दोनों उसके सामने आ जाती है। हाँ, सही कह रही थी तुम्हारी माँ। फिर तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने उन्हें देखा है। वह तो मुझे बहुत सारी चीज देती थी, जैसे खिलौने, नई कपड़े और जो भी मैं मांगू। तुम सच कह रही हो? फिर माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि पहले ऐसा ही था। वह दोनों बहुत बुरी थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वह दोनों बहुत अच्छी हैं। क्या तुम सच कह रही हो मुनमुन? हाँ रानी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। यह कहकर मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो रानी उसके पास भी नहीं जाती, लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगी। रानी हमेशा परी के पास जाती। चुड़ैल को रानी की इस बात से बहुत दुख हुआ कि चुड़ैल रानी से प्यार करती है, लेकिन रानी उसके पास नहीं जाती। एक दिन चुड़ैल रानी से कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? मुझे आपसे डर लगता है। अब चुड़ैल रानी से कुछ नहीं कहती। परी भी रानी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाती है और उस समय परी रानी के पास नहीं थी, लेकिन वहां चुड़ैल थी। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझाती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुड़ैल से कहती है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे आपसे डर लगता था। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब चुड़ैल और परी दोनों रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा, हम ज्यादा समय तक तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो हमें बुला सकते हो। ऋतु बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। छोटी उम्र से ही वह व्रत और उपवास किया करती थी। वह पूरे गांव में अपने सुंदरता के कारण जानी जाती थी। बचपन से ही उसको सबका प्यार मिला। सुंदर होने के कारण उसकी शादी किसी गांव के सबसे सेठ घराने में हुई, जहां उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका पति राकेश और सास ससुर भी उसे खूब प्यार से रखते थे। एक दिन की बात है, आज तो बहुत सारे काम हैं, जल्दी से नहाकर मंदिर से हो आती हूँ। पूजा पूरी होने के बाद ऋतु अपने दोस्त रीना से मिलती है। रीना और रानी आपस में बात करने लगती हैं। अरे ऋतु, कैसे हो? तुम कितने दिनों बाद दिख रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रीना। तुम तो और भी सुंदर हो गई हो। ध्यान रखना अपना, इस गांव में सुंदर लड़कियां टिकती नहीं हैं। क्या मतलब? तुमने नहीं सुना उस काली चुड़ैल के बारे में? चुड़ैल? हाँ, सुना है। वह चुड़ैल बहुत काली है। वह किसी भी सुंदर लड़की को इस गांव में टिकने नहीं देती है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम रीना? अरे सच में, जब मैंने सुना है तभी तो कह रही हूँ। यह सब कुछ भी नहीं होता। हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, वह तो है, पर तुम भी ना रीना, छोड़ो इन सब बातों को। यह बताओ कि आजकल तुम दिखती नहीं हो। मैं मंदिर थोड़ी देर में आती हूँ, इसीलिए तुमसे मिल नहीं पाती। आज जल्दी आ गई तो तुमसे मुलाकात हो गई। हाँ, तभी क्या करूं यार, मेरे पति ऑफिस जल्दी जाते हैं, ना तो जल्दी उठना पड़ता है,
फिर सारे काम निपटाकर उनके लिए नाश्ता भी तो बनाना होता है। तुम बड़े किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ, वह तो है। अच्छा, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? कहाँ ठीक। तुम्हें पता है ना मेरी सास कैसी है। दिन भर मेरे सर पर चढ़ी रहती है, यह करो वह करो। रीना, ऐसा नहीं कहते। सास तो माँ के समान होती है ना। अगर कुछ बोल दिया तो बुरा क्यों मानना। ना बुरा नहीं मानती, पर सर दर्द हो जाता है मेरा दोनों माँ बेटे के साथ। अच्छा चलो, अब देर हो रही है। हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है। रितु मंदिर से घर आ जाती है। उसकी सास किचन में खाना बना रही होती हैं। अरे रितु, बेटा आ गई। तुम कहाँ रह गई थी? बड़ी देर कर दी आने में। जी माँ जी, वह रीना मिल गई थी तो उसी से बातें करने लगी। बहुत दिनों बाद दिखी थी। लेकिन आप क्यों बना रही हो खाना? मैं आ तो रही थी, मैं बना लेती। मैंने सोचा कहीं राजू के लिए देर ना हो जाए। अच्छा, मैं कर लेती हूँ। ऋतु आ गई। तुम बहुत देर कर दी। हाँ, थोड़ी देर हो गई। तुम भी ना इतनी पूजा पाठ करके कहाँ जाओगी? अरे पति की सेवा करो, पति की। हाँ, तो पति की सेवा नहीं करती। मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, फुर्सत कहाँ है मुझे। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बातें बनाते रहोगे तो देर नहीं होगी। रितु बाहर का काम निपटाकर वाइट रूम में कपड़े धोने चली जाती है। तभी अचानक उसके चेहरे पर खुजली होने लगती है। जब वह खुद को शीशे में देखती है तो उसके चेहरे में कुछ दाने से नजर आते हैं। ये मेरे चेहरे पर क्या हो रहा है? अचानक से इतनी खुजली क्यों हो रही है? तभी रितु अपने सास को आवाज देकर बुलाती है। माँ जी देखिए ना, मेरे चेहरे पर ना जाने यह क्या हो रहा है। मुझे बहुत तेज खुजली हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारे चेहरे पर इतने सारे दाने क्यों निकल रहे हैं? पता नहीं माँ जी। अब भरे समाज में कैसे निकलेगी बाहर? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। पूरे गांव वाले जलते थे हमसे सुंदर बहू किसी की भी नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है आप? आपको समाज की पड़ी है, मेरे स्वास्थ्य का आपको कोई चिंता नहीं है। अरे, हम तुम्हें उस गरीब खाने से क्यों लाए हैं यहाँ? बस इसलिए कि तू सुंदर थी। नहीं तो रिश्ता तो बराबरी का होता है। आपके दिल में ऐसी भावना है, मुझे पता होता तो मैं आपके घर शादी करके कभी नहीं आती। अरे देखो तो कैसे जवान चल रही है इसकी। तुझे जो करना है कर, पर समाज में हमारा मान सम्मान खराब नहीं होना चाहिए, समझी? रितु की सास वहां से चली जाती है। रितु वहीं रोने लगती है। तभी उसे लगता है उसके पीछे कोई है। वह जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि काली करलूठी चुड़ैल खड़ी होती है। रितु उसे देखकर डर जाती है। क्यों रे, बड़ी सुंदर है तू, पूरी गांव में सबसे सुंदर। अब मैं बताती हूं तुझे। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। पर मेरी गलती क्या है? सुंदर है ना, तेरी गलती है सुंदर होना। चुड़ैल जोर से रितु का गला दबाने लगती है। रितु अपने जान का भीख मांगती है, पर चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। मुझे जाने दो, मैं सुंदर हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? रंग तो भगवान देता है। रितु के ऐसा कहने पर चुड़ैल उसे छोड़ देती है और रितु से कहती है, मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाती थी लोगों के आगे। जब तुम्हारे जान पर बात आई तब तुम्हें याद आया कि रंग भगवान देता है। तुम्हारे लिए अलग नियम और मेरे लिए अलग। क्या किया लोगों ने तुम्हारे साथ? चाहे तुम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यह समाज तुमसे तुम्हारा चेहरा देखकर ही बात करेगा। अब तुम ही बताओ, मैं काली हूं तो उसमें मेरा क्या दोष? सब लड़कियां मेरा मजाक बनाया करती थीं। मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूं। सब मुझे ताने सुनाते थे, यहां तक कि मेरे परिवार वाले भी। एक दिन तंग आकर मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो तुम सारे सुंदर लड़कियों को क्यों मारती हो? क्योंकि नफरत है मुझे सुंदर लड़कियों से। इन्हें अपने रंग रूप का बड़ा घमंड होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सारी लड़कियां गलत नहीं होती। लोग रंग देखकर अपना भेदभाव करते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपना रंग नहीं पसंद। लोग केवल मेरे सुंदरता को देखते हैं, मेरे संस्कारों का कोई मूल्य नहीं। सच्चाई तो यह है कि समाज काले रंगों से तो भेदभाव करता ही है, पर सुंदर व्यक्ति भी एक सजावट की वस्तु बनकर रह जाता है।
मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, पर कम से कम सुंदर लोगों को सम्मान तो मिलता है। लोग सम्मान सुंदरता को देते हैं, व्यक्ति को नहीं। मेरी सास मेरे साथ तब तक अच्छे से रहती थी जब तक मैं सुंदर थी। जब मेरा चेहरा खराब हो गया तो उन्हें अपने मान सम्मान की चिंता हुई, उसके बाद अपने समाज की चिंता। मुझे नफरत है उन लोगों से जो व्यक्ति को उसके चेहरे से पकड़ते हैं। चुड़ जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। बुढ़िया, चल माफी मांग अपनी बहू से। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सास तो माँ समान होती है। इसने तेरे साथ गलत किया, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अपना गुस्सा ठोक दो। चुड़ैल ऋतु के कहने पर शांत हो जाती है और ऋतु से विदा लेती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम्हें मेरे हाथों से कुछ हो जाता तो मैं कितनी बड़ी गलती कर देती। किसी भी बेगुनाह को सजा देना किसी और के गलती के वजह से बिल्कुल गलत है, आगे से ध्यान रखना। हूँ, पर ऐसे लोगों को क्या करूं? तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। हम सबके ऊपर एक ईश्वर है, वह सबको उनके करने की सजा देते हैं। अब देखो, तुम मुझे मार भी तो सकती थी, पर जिसे भगवान पर भरोसा होता है उसके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ऋतु की सास चुपचाप हैरान होकर ऋतु और चुड़ैल को देखती है। उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया था। लंबी चुड़ैल और बौने भूत की शादी। एक समय की बात है जब एक रामपुर गांव पर अजीब सा श्राप लगा हुआ था। उस श्राप की वजह से उस गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें रमेश, उसकी पत्नी रीमा और उसकी बेटी काजल रहते थे। काजल को दूसरे गांव में रह रहे मुन्ना नाम के लड़के से बहुत प्यार था। मुन्ना भी काजल को बहुत प्यार करता था। एक दिन मुन्ना अपने माता पिता को काजल के बारे में बताता है कि वह उससे शादी करना चाहता था, पर जैसे ही उसके माँ बाप रामपुर गांव का नाम सुना तो वह शादी से साफ इनकार कर देते हैं। क्या हुआ माँ, आप लोग ऐसे चौंक क्यों गए? अरे उस गांव पर तो श्राप है, श्राप। उस गांव के किसी भी लड़की से कोई शादी नहीं कर सकता। ये आप कैसी बातों में विश्वास करने लगे हो? ये सब बेकार की बातें। मुन्ना के माता पिता इतना कहकर वहां से निकल लेते हैं। मैं शादी तो काजल से ही करूंगा। और क्या है, रामपुर गांव का श्राप, वह भी जानकर रहूंगा। अगले दिन मुन्ना झूठ बोलकर रामपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि उस गांव पर कोई श्राप है। मुन्ना वहां अपने दोस्त विरन के घर रुकता है। काजल को जब पता लगता है कि मुन्ना उसके गांव में आया हुआ है तो वह बहुत खुश होती है और एक दिन चुपके से खेतों में उससे मिलने जाती है। मुन्ना, तुम यहाँ कैसे? आना पड़ा काजल। मैंने अपने घर तुमसे शादी की बात की तो उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ, पर जैसे ही उन्होंने तुम्हारे गांव का नाम सुना तो बस उनके तो होश ही उड़ गए। मुझे इसी बात का डर था। मतलब तुमको श्राप वाली बात पता थी? वो तो पूरे गांव को पता है, यहाँ की लड़की से कोई शादी नहीं करता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि श्राप लगा है इस गांव पर, या फिर बोलो हम गांव की सब लड़कियों पर। अरे पर कैसा श्राप? बताते हैं कि सालों पहले यहाँ एक लड़की रहती थी। वह बड़ी सुंदर थी, लंबी, गोरी, लंबे लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। बहुत ही सुंदर थी वो। उसको गांव के बाहर किसी लड़के से प्यार हो गया था, पर वह लड़का था बौना। उस लड़की के घर वालों को जब यह बात पता चली तो फिर उन्होंने उसे लड़की को बहुत डांटा और फिर उस लड़के से मिलने से साफ मना कर दिया। वह लड़की भी नहीं मानी। एक रात वह बौना लड़का उस लड़की से आधी रात में चुपके से मिलने आया, पर उस लड़की के भाई ने उसे पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? उसको बहुत मारा? उससे भी बुरा किया उनके साथ। उस लड़की के भाई ने उस लड़के के हाथ पैर रस्सी से बांधकर आंगन में लटका दिया। उसके बाद उसको इतना मारा कि उसकी खाल की चिठरे हो गए। उस लड़की ने ये सब हर पल अपनी आंखों से देखा और वह कुछ भी कर ना सकी। हर पल उस लड़के की चीख चारों तरफ गूंजती थी। किसी को भी उन दोनों पर तरस नहीं आया और एक दिन उस लड़की की शादी उस बौने लड़के के सामने दूसरे से तय करवा दी गई। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो उसके बाद हुआ जब वह लड़की फेरे लेते वक्त नीचे गिर पड़ी और उसके मुंह से गाज निकलने लगा। उसने जो जहर खा लिया था वह तड़पती हुई उस बौने लड़के के सामने मर गई और वह लड़का चीखता रह गया। उसके बाद वह लड़का पागल हो गया और बस यूं ही बोलता रहता था,
कि अब उसके खानदान की क्या बल्कि पूरे गांव की लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी। सब उस पागल की बात को मजाक में लेने लगे कि पागल ही तो है। पर जब उसी लड़की के छोटी बहन की शादी हुई तो वह भी बिल्कुल वैसे ही मंडक में फेरे लेते वक्त गिर पड़ी, उसके मुंह से गाज निकाल और वह मर गई। उसके बाद उस खानदान की और इस गांव की जब भी किसी लड़की की शादी हुई तो वह लड़की अपने मंडक में वैसे ही मौत मरी जैसे वह लड़की मरी थी। मैं नहीं चाहता कि तुमको कुछ हो जाए। पर मुन्ना, मैं ऐसे अकेले भी मर ही जाऊंगी। तो क्या करें काजल? क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई हल नहीं है? हाँ, है ना। उस लंबी चुड़ैल की शादी उस बौने भूत से हो जाए तो हमारा गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा। मैं बुलाऊंगा उनको और मैं कराऊंगा उनकी शादी, और उसके बाद यह गांव भी श्राप से मुक्त होगा और हमारी शादी भी होगी। क्या सच मुन्ना? हाँ काजल, ये मेरा वादा है तुमसे। बस अगले दिन मुन्ना पूरे गांव में यह खबर फैलाता है कि अगले अमावस को वह लंबी चुड़ैल और बौने भूत की शादी करवाने वाला है। सब गांव वाले बड़े हैरान होते हैं। मुन्ना गांव के बीचों बीच टेंट लगवा देता है। टेंट लगते ही लंबी चुड़ैल और बौने भूत जाग उठते हैं। किसकी हिम्मत हुई इस गांव में शादी के टेंट लगाने की? लगता है किसी की मौत आई है। दोनों मिलकर जाते हैं तो गांव में बड़ी ही सुंदर टेंट लगा होता है, पर उनको यह पता नहीं चलता कि आखिर शादी किसकी हो रही है। दोनों भूत और चुड़ैल पूरी रात टेंट के आसपास रहते हैं, पर उनको फिर भी कुछ पता नहीं लग पाता। अब अगले दिन हर जगह फूलों की सजावट होने लगती है। आखिर किसकी शादी की तैयारी चल रही है ये सब इन गांव वालों की कोई साजिश है ताकि वह हमसे उस लड़की को बचा सके। पर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरी शादी नहीं हो सकी तो किसी की शादी नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। अब रात को मुन्ना काजल से बोलता है कि वह कुछ औरतों को इकट्ठा करके टेंट में नाच गाना शुरू कर दे। काजल बिल्कुल वैसा ही करती है। रात को सभी औरतें नाचने लगती हैं। लंबी चुड़ैल वहीं खड़ी होती है। गाने की आवाज सुनकर उसका मन भी नाचने को करता है। वो वहां रखे घुंघरू उठाती और बस अपने पैरों में बांधकर नाचना शुरू कर देती है। वहां नाचती सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। उनके सामने बस उनको घुंघरू दिख रहे होते हैं और उनको एहसास हो जाता है कि लंबी चुड़ैल उनको पहकर नाच रही है। नाचते रहो और गाने रुकने नहीं चाहिए, वह आ गई है। बस औरतें तब तक गाने गाती रहती हैं जब तक वह लंबी चुड़ैल नाच नाच कर थक नहीं जाती। जैसे ही घुंघरू उछलना बंद हो जाता है, सब समझ जाते हैं कि चुड़ैल थक गई है। उसके बाद वह चुड़ैल घुंघरू उतार कर वहीं रखकर चल देती है। चुड़ैल के जाने के बाद मुन्ना काजल के पास आता है। देखा, वो आई थी और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, वो तो आज ऐसे नाची है जैसे मानो उसी की शादी हो। हाँ, क्योंकि सालों बाद आज उसने ये गीत संगीत सुना है। चलो, अब हमें कल का इंतजार करना है। कल मेहंदी है, तुम सब तैयारी कर लेना। हाँ, मैं सब तैयारी कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। अगले दिन काजल मेहंदी की सब तैयारी कर लेती है और सभी औरतों को बुला लेती है। सभी औरतें एक दूसरे को मेहंदी लगाने लगती हैं कि तभी वहां फिर से वह लंबी चुड़ैल आ जाती है। इनकी इतनी हिम्मत, कल संगीत और आज मेहंदी। आखिर यह शादी किसकी है? कोई भी दुल्हन नहीं है यहाँ। चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है, फिर भी उसे कोई दुल्हन नहीं देखती। फिर उसका ध्यान वहां रखी मेहंदी पर जाती है। कितना शौक था मुझे मेहंदी का बचपन में। माँ के आगे कैसे हाथ आगे करती थी कि पहले मैं ही मेहंदी लगाऊंगी। आज भी बड़ा मन है कि मैं भी मेहंदी लगाऊं अपने हाथों पर। बस चुड़ैल एक मेहंदी को उठाकर अपने हाथों में मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। वह अपने हाथों में इतनी सुंदर मेहंदी लगाती है कि किसी के हाथों में ऐसी मेहंदी नहीं लगी होती। चुड़ैल उस दिन मेहंदी लगाकर बड़ी खुश होती है और खुशी खुशी यहाँ वहां घूमती रहती है। घूमते घूमते वह बौने भूत के पास जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? कल नाच रही थी और आज मेहंदी लगा ली। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमें यह शादी नहीं होने देनी है? पर यहाँ तो कोई दुल्हन है ही नहीं। शादी कल है। कल हमें उस लड़की को मारना है जिसकी कल शादी होने वाली है। हाँ, मुझे याद है। अब बस मुझे कल का इंतजार है। तुम ये मत सोचो कि मैं खुश हूं तो भूल गई हूं सब। मैं इस गांव की किसी भी की शादी नहीं होने दूंगी। अगला दिन होता है। सब जगह जोरों से तैयारी चल रही होती है। पूरा गांव शादी के लिए अच्छे से तैयार हो जाते हैं और पूरे गांव में रोशनी से जगमगा रहा होता है।
सभी लोग नाच रहे होते हैं। तभी वहां लंबी चुड़ैल और बौने भूत वहां पहुंच जाते हैं। देखो तो जरा, ऐसी शादी तो मैंने कभी नहीं देखी। पूरा गांव शादी में शामिल है। और सजावट तो देखो, पर दुल्हन है कहाँ? अब दोनों मंडप के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां भी कोई दूल्हा या दुल्हन मंडप पर बैठे नहीं होते। बहुत देर हो जाती है तो गुस्से में दोनों भूत और चुड़ैल सबके सामने आ जाते हैं। सब उनको देखकर डर जाते हैं, पर सबको उनका ही तो इंतजार होता है। कहाँ है आखिर दुल्हन? कौन है दुल्हन? तुम हो दुल्हन? हाँ, ये शादी की तैयारी तुम दोनों के लिए है। जो जीते जी ना हो सका वह हम अब करना चाहते हैं। हमें पता है कि तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ था और कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया, पर जो हो गया हम बदल नहीं सकते। पर जो अधूरा रह गया है हम उसे पूरा कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक चुड़ैल हूं, मेरी शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। मैं करवाऊंगा तुम दोनों की शादी, और तुम्हारी शादी में पूरा गांव शामिल होगा। तुम्हारी शादी के बाद ही तुम दोनों को और इस गांव को तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिलेगी। ये सब तुम अपने श्राप को हटाने के लिए कर रहे हो। हाँ शायद, पर यकीन करो कि तुम्हारा दुख उससे बड़ा है हमारे लिए। मैं भी इसी गांव के एक लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं, और ऐसा ना हो सका तो शायद हम भी जी ना पाएंगे। अब तुम ही हमारी और हम जैसे लोगों की मदद कर सकते हो, ये श्राप हटाकर। लंबी चुड़ैल बौने भूत की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद लंबी चुड़ैल और बौने भूत शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद गांव को श्राप से मुक्ति मिल जाती है और फिर मुन्ना की शादी भी काजल से हो जाती है।